अगर आप में से किसी को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप पे मैंने तुम लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स, कुछ नोट्स और भी काम की चीज़ें आईसीआई के इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर देता हूँ। प्लस में तुम लोग आपस में बातचीत करके अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हो, और भी कुछ हेल्प चाहिए रहती है किसी स्टूडेंट को, तो हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो प्लीज़ मुझे आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 9817664456। सही है? बताओ सैम्पलिंग क्या होता है? बोलो। बहुत ईजी सा ऐसे, बहुत सिंपल सा ऐसा, कुछ है नहीं इसमें, बात करते जाएंगे ख़त्म हो जाएगा। लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन पे क्या हम चेकिंग करते, क्यों? नहीं, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए किस चीज़ के बारे में? अबाउट द, मम्मी ने कढ़ाई में से चावल निकाले चखने के लिए, चम्मच के चावल चखे कि चावल पके क्या नहीं, एक चम्मच। मम्मी ने चावल खा के क्या बताया कि चम्मच वाले चावल पक गए थे कि कढ़ाई वाले चावल पक गए थे? कढ़ाई वाले। सैम्पलिंग का मतलब है टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओ फॉर द पॉपुलेशन, ऑन द पॉपुलेशन। सही है? 10 चीजें चेक करते हो, आप बताते हो कि हाँ इन 100 में इतनी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो पॉपुलेशन पे। सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम? फटाफट आप जवाब देते जाओ, ऐसे ही सिंपल सा, ऐसे खत्म हो जाएगा। बताओ। और ये ऐसे, तुम देखना, तुम्हें इतना इजी लगता है ना, सारे देश के बच्चों को इतना खतरनाक ऐसे लगता है। अभी मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तुम देख लेना। सारे देश से याद होते जा रहे हो। बता, बस तुम पढ़ नहीं रहे हो बस तुम पढ़ नहीं रहे हो इस हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊं, इतने मैसेज आए मेरे पास कि सर बैंकिंग डाल दो, बैंकिंग डाल दो, बैंकिंग बहुत मुश्किल है। हाँ, और मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों को बैंकिंग कितना इजी लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ रहे कि बैंकिंग तो हो ही जाएगा। बताओ सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम? ताकि कॉस्ट और टाइम कम लग सके और एश्योरेंस उतनी मिल सके। एश्योरेंस, हमने एक एग्जांपल लिया था क्लास में कि आप क्वेश्चन पेपर लिखो, ठीक है, या फिर मम्मी ने आपको गैस बंद करने भेजा, आपने गैस बंद करी किचन में, आप मम्मी के पास आई कि मम्मी गैस बंद कर दी, नहीं करी, पक्का ध्यान से कर दी ना, तो आपको डाउट आ जाता है अपने आप पे कि सही से हो भी गई कि थोड़ी सी खुली तो नहीं रहेगी, तो आप ज़्यादा दोबारा जाते हो। इसी तरह से एक ऑडिटर है, वो चीज़ काम करता है, सब कुछ चेकिंग करता है, 100% चेकिंग उसने कर भी ली। अब बेचारे ने 2 महीने लगा के ऑडिट करी, और फिर उससे कोई आके पूछे पक्का सही से करी ना, देख ले ये तेरी ऑडिट रिपोर्ट दिख तो रही है मेरे को, प्रेसिडेंट साहब उससे पूछे सही से ऑडिट करी, कोई दिक्कत तो नहीं छोड़ी, तो उसको फिर डाउट होने लग जाएगा। 2 महीने की मेहनत वो दोबारा से करने जाएगा क्या? नहीं। दोबारा करेगा 2 महीने? नहीं कर पाएगा ना वो दोबारा। तो वो चाहता है कि भाई एक तो उसको भी थोड़ी शांति मिले, ठीक है। दूसरी बात, साइंटिस्ट्स ने हजारों करोड़ों के एक्सपेरिमेंट करके, बड़ी बड़ी मशीनें लगा के, इतना सारा सैंपल डेटा इकट्ठा करके एक चीज पता लगाई कि अगर आप एक रैंडम सैंपल लेते हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट का इतना बड़ा कंक्लूजन निकाला उन्होंने कि सैंपल बेसिस पे अगर आप करो, रैंडम बेसिस पे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी पॉपुलेशन का। इसीलिए आप सैंपल पे जो चीज़ें लगाते हो वो उससे आप पॉपुलेशन के बारे में पता लगा सकते हो। इसीलिए भी हम सैंपलिंग करते हैं, ताकि हमें एक अच्छी लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाए। अगर आपने सैंपल करा होगा और आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो तो आप कह सकते हो कल को कि हाँ भाई सैंपल करा है तो अच्छी खासी एश्योरेंस है, आप इतना डगमगाओगे नहीं, आपको ये नहीं है कि हाँ एक एक चीज आपको प्रूव करनी है कि सब कुछ सही करा है। सही है? तो पहले होता था कि हम 100% ऑफ द पॉपुलेशन को चेकिंग कर लेते थे। अंबानी जी के आने से पहले, आईपीओ के लॉन्च होने से पहले, पहले चैप्टर में कहानी हमने सुनी थी, तब तक क्या होता था, अंबानी जी ने पैसे लिया था सबसे कि मैं देश की सबसे बड़ी कंपनी बना, तब तक तो सब गली मोहल्ले में बेच रहे थे, ज्यादा से ज्यादा कोई शहर में बेच दे रहा था, तो उसमें ट्रांजेक्शन्स होती, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम थी, इसीलिए ऑडिटर पूरी भी चेकिंग कर लेता था। आजकल देश विदेश में हम इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो पूरी चेकिंग करना पॉसिबल हो नहीं पाता। सही है? पढ़ो, ये जो पहला पेज है ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है और इतना वाहियात क्वेश्चन है, मैं तो इसको ब्लू में डालने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन आईसीआई ने 2 बार पूछा हुआ है, तो इसको प्लीज याद करके जाना। क्या बताता है? सैम्पलिंग एंड ऑडिट अप्रोच कह रहा है नो कॉन्शियस एफर्ट इन द ह्यूमन सोसाइटी इज डिवेस्टेड ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड ऑडिटिंग इज नॉट एक्सेप्शन। इसका मतलब कि कोई भी एफर्ट जो हम करते हैं उसमें हम पैसे के बारे में सोचते हैं कि कहीं पैसे हमारे बहुत ज़्यादा वेस्ट तो नहीं हो रहे,
सिमिलरली हम ऑडिटिंग में सोचते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि 100% चेकिंग इज इकोनॉमिकली वेस्टफुल, उसमें हम क्या करते थे, चेक ऑल ट्रांजेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन। बात समझ में आ रही है? मॉडर्न अप्रोच में अंबानी जी आए, अंबानी जी ने बड़ी कंपनी बनाई, अब वो भी इतने सारे एम्प्लॉयज को कैसे संभालें? बताओ कैसे संभालेंगे? कैसे चेक लगाएंगे कि भाई एम्प्लॉयज अपना काम सही से कर रहे कि नहीं कर रहे? कंट्रोल्स लगा के। तो अंबानी जी ने कंट्रोल्स लगा ही रखे हैं, तो क्यों ना उसका फायदा हम भी उठा लें। कंट्रोल्स लगा रखे हैं मतलब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सही हो ही रही होंगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने लिए लगाए हैं, है ना। शिफ्ट इन द फेवर ऑफ फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल्स, रूटीन एरर्स एंड फ्रॉड हैव ग्रेटली डिमिनिश्ड। सही है, जो रूटीन एरर्स होते थे उनकी कम हो गए चांसेस, बहुत कम हो गया रूटीन एरर्स होना, इसलिए हम सैम्पलिंग लगा सकते हैं। फिर ये बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ चेकिंग इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, कि कितना चेक करना है ऑडिटर डिसाइड करेगा, ये कितना डिटेल में चेक करना है। इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी कि वो सैम्पलिंग अडॉप्ट करे ही करे, वो उसका मन करे तो वो 100% चेकिंग भी कर सकता है। सही है। फिर टू इंश्योर गुड एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड टेक्निक्स दैट कैन लीड टू हिम एन इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल ओपिनियन। उसको स्टैंडर्ड्स और टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, ब्लॉक सैम्पलिंग, हैप्पैजार्ड, अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज करनी चाहिए ताकि वो एक प्रोफेशनल ओपिनियन तक पहुंच सके। ही शुड अडॉप्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक विच आर वाइडली फॉलोड एंड हैव अ रिकॉग्नाइज्ड बेसिस। सिंस स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक लॉ, it enables the auditor to make conclusion and express fair opinion। ये वाला पैराग्राफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी वाला 1 मिनट में भी समझ में आएगा, उससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग पे क्या लिखा है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मैंने आपको बताया था कि आपका भविष्य सैम्पलिंग के बेसिस पर डिसाइड होता है कि आईसीआई ने 4 क्वेश्चन लिए इतने सारे क्वेश्चंस में से कि हम इस पे जज करेंगे बच्चे को, और फिर मुकुंद कह देगा सर बस वो ही नहीं पढ़े थे 4। या फिर डॉक्टर भी आपके ब्लड में से सैंपल बेसिस पे लेता है, थोड़ा सा पूरा नहीं निकाल लेता। सही है, ताकि उसको पता चल जाए कि ये जो पॉपुलेशन है वो पूरी पॉपुलेशन को, ये जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एंटायर सेट ऑफ डेटा जिसके बारे में ऑडिटर कंक्लूजन जानना चाहता है। बात समझ में आई? कढ़ाई वाले चावल जिसके बारे में मम्मी ओपिनियन बनाना चाहती है। पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन सी। अप्रोप्रिएट होनी चाहिए यानी कि सही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कि अगर आपको परचेज के बारे में ओपिनियन बनानी है तो आप परचेज इनवॉइसेस लोगे। अगर आपको चावल के बारे में ओपिनियन लेनी है तो आप चावल की कढ़ाई में से ही चम्मच लोगे, दाल की कढ़ाई में से चम्मच नहीं भरोगे। सही है, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। दूसरा, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर 4 थे परचेज के, लेकिन आपने एक में से ही सैंपल लिया, तो क्या आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। सिमिलरली, मम्मी ने 4 कढ़ाई में चावल बना, आज कीर्तन करा था, 1 कढ़ाई में से चावल चखे, तो मम्मी सिर्फ 1 कढ़ाई के बारे में ओपिनियन दे पाई, बाकियों में से भी लेने पड़ेंगे। तो आपकी पॉपुलेशन शुड बी कंप्लीट। बात समझ में आई? एंड रिलायबल, कि आपकी पॉपुलेशन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने 2-3 अलग अलग टाइप ऑफ बुक्स बना रखी हैं। आपकी पॉपुलेशन रिलायबल ही नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन रिलायबल ही नहीं होगी तो क्या होगा? आप सैंपल लोगे, उसके कंक्लूजन निकालोगे, लेकिन पॉपुलेशन ही सही नहीं थी आपकी, तो कंक्लूजन किस चीज पे बनेगा? बनेगा ही नहीं। सही है। एक चीज हमारे बीच के 2 डब्बे रह गए, डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। आपकी पॉपुलेशन सही है या नहीं, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग पे। अगर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो कंपनी डेटर्स के साथ क्या करेगी? कम करेगी कि ज्यादा? ज्यादा करेगी। डेटर्स। अगर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना, कंपनी प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगी तो कंपनी डेटर्स को कम दिखाएगी कि ज्यादा दिखाएगी? और क्रेडिटर्स को कम दिखाएगी। कंपनी ने डेटर्स को ज्यादा दिखाया, कंपनी ने 7 डेटर्स थे 10 दिखा दिए, ठीक है, तो अब आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? हाँ, डेटर्स आर ओवरस्टेटेड, अकाउंट्स रिसीवेबल ओवरस्टेटेड, तो अब आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? किस चीज पे आप चेकिंग करोगे? कंपनी ने दे दिया आपको सेल्स रिकॉर्ड, उसमें 10 डेटर दिख रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअल में 7 डेटर्स हैं, तो अब आप क्या करोगे? आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लोगे। मान लो आप 10 के 10 को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजोगे तो आएगी तो 7 से ही वापस, तो आपको पता लग जाएगा। तो आपने पॉपुलेशन क्या सिलेक्ट करी? नंबर ऑफ डेटर्स, डेटर की इनवॉइसेस। वही अगर क्रेडिटर्स
अंडरस्टेटेड हैं, कम दिखा रखे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज दोगे? थे 10 दिखा रखे हैं, 7 के साथ की आ गई, तो आपको तो पता ही नहीं चला 3 के बारे में, तो आप क्या करोगे? अदर वो परचेज इनवॉइस वगैरह देखेंगे, परचेज इनवॉइस देखोगे और कैश डिसबर्समेंट बाद में उन्होंने पैसा दिया होगा कि भाई इस साल नहीं दिखा रहे, इस साल प्रॉफिट बढ़ाना, अगले साल भेज देंगे, क्योंकि सामान लिया है तो पैसा तो दिया ही होगा। सबसीक्वेंट कैश डिसबर्समेंट या गुड्स आए होंगे, गुड्स रिसीट नोट, ठीक है। ये बस सर हिलाने नहीं आना था क्लास में। देखो ओवर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, ये क्या था? ये थी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग कि हमें ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है या अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है, उसके हिसाब से हमने अपनी पॉपुलेशन को अप्रोप्रिएटनेस डिसाइड करी, सही है। ओवर स्टेटमेंट का मतलब, ओवर स्टेटमेंट में हम पॉपुलेशन रखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल की लिस्टिंग, वहीं अंडर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स में सबसीक्वेंट डिसबर्समेंट देखेंगे, अनपेड इनवॉइसेस देखेंगे, गुड्स रिसीट नोट देखेंगे, अनमैच्ड रिसीविंग रिपोर्ट्स देखेंगे, सप्लायर के स्टेटमेंट देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। बात समझ में आती है? फिर हमने कंप्लीटनेस पढ़ लिया कि पॉपुलेशन नीड्स टू इंक्लूड ऑल रेलेवेंट आइटम्स, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए पॉपुलेशन में, एंड रिलायबल यानी कि सफिशिएंटली कंप्लीट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। हमने ये भी देखा था कि आर्यन कैसे डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन कंप्लीट है कि नहीं, कसम खिला के। इफ पॉपुलेशन इज नॉट रिलायबल, सैंपल ड्रोन विल डेफिनेटली नॉट बी रेलेवेंट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? हर एक इंडिविजुअल आइटम जिससे मिलके पॉपुलेशन बनी है, हर एक चावल का दाना इज अ सैम्पलिंग यूनिट, हर एक परचेज इनवॉइसेस चाहे वो किसी की भी हो इज अ सैम्पलिंग यूनिट। परचेज इनवॉइसेस से बन के परचेज का रजिस्टर बनेगा, तो हर एक परचेज इनवॉइस इज अ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट और सैंपल में क्या फर्क होता है? सैंपलिंग यूनिट में हम सैंपल निकालते हैं, मतलब सैंपल यूनिट तो इंडिविजुअल हो गया, सैंपल तो प्रोसेस हो गया। सैंपल तो वो हो गया जो हमने सिलेक्ट किया, कुछ जिनको हमने चुना स्पेशल यूनिट्स, उसको हम मिला के बोलते हैं सैंपल। कि 100 यूनिट्स थी, हमने उसमें से 10 को सिलेक्ट किया, 100 यूनिट्स को इकट्ठे हम बोलेंगे पॉपुलेशन, एक यूनिट को हम बोलेंगे सैम्पलिंग यूनिट, और उसमें से 10 को हमने सिलेक्ट किया, उसको हम बोलेंगे सैंपल। बात समझ में आई? इंडिविजुअल आइटम्स दैट मेक अप द पॉपुलेशन, अ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज यूज्ड एज एन एक्सट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। बोले तो हमने 10 पे सैंपल लगाया, 10 सैंपल को चेक किया, हमने जो भी रिजल्ट निकाला हमने कहा कि 100 के 100 इसी बेसिस पे कि हमें एक मिसस्टेटमेंट मिली, तो हमने बोला 10% की मिसस्टेटमेंट मिली, 10 में 10% की मिसस्टेटमेंट मिली, तो 100 में भी 10% की मिसस्टेटमेंट मिलनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। बात समझ में आई? क्या मतलब, क्या मीनिंग है इसका? समझा दिया मैंने, अब इसको एक्सप्लेन करके लिख लिया एक पूरी लाइन में। ऑडिट प्रोसीजर आर अप्लाइड ऑन दीज यूनिट्स एंड द कंक्लूजन ड्रोन आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। ये जो सेकंड लाइन है ये एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब ही है। पढ़ो, ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड ऑन दीज यूनिट्स एंड जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किए आर प्रोजेक्टेड ऑन द पॉपुलेशन। बात समझ में आई? फिर वो बोलता है सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो सिमिलर होना चाहिए पॉपुलेशन की जैसा और लार्ज इनफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी इनवॉइसेस तो होती 10,000, आपने सैंपल लिए 5 के। लार्ज इनफ होना चाहिए एंड शुड बी क्लोजली सिमिलर टू द पॉपुलेशन। क्लोजली सिमिलर बोले तो हाँ, रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लो वैल्यू इनवॉइसेस ले लिए या सिर्फ हाई वैल्यू इनवॉइसेस ले लिए। इट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव कि जैसे सब कुछ है उसी रेशियो में या फिर उसी तरीके से आपने कुछ कुछ करके लिया है। 2 अप्रोचेस होती हैं, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है, नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होती है। नॉन स्टैटिस्टिकल तो बहुत सिंपल है। हमने आपको कहानी सुनाई थी किसकी? हाँ, फुकरे की। कहानी तो चूचे की सुनाई थी। वो क्या करता था कि सपना देखता था कि भाई हन्नी आज तेरे को ना हाथी ने अपनी सूंड में उठा के पटक दिया। फिर हन्नी क्या करता था, अपनी एक्सपर्टीज लगाता था कि हाथी मतलब गणेश जी, सूंड में उठाया और पटक दिया। फिर मैंने उसको घुसा मारा, घुसा मतलब नंबर 5, तो गणपति का 5। इस तरह से उसने लॉटरी का नंबर निकाल दिया। ठीक है, ये उसने क्या करा, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसने एक लॉटरी का नंबर निकाला। ऑडिटर भी क्या करता है, सपना नहीं देखता है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन में परचेज वाला थोड़ा सही सा नहीं है, तो उसके थोड़े ज्यादा सैंपल ले, या फिर कट ऑफ डेट्स पे, एंड डेट्स पे थोड़े ज्यादा सैंपल ले, हाई वैल्यू के थोड़े ज्यादा सैंपल ले, लो वैल्यू के थोड़े कम लेगा तो भी चलता है। ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैंपल डिसाइड करता है।
उसमें कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं होता, अपना एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि भाई ये सैंपल लेना, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। बात समझ लो, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना कि साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने सब कुछ अपना एक्सपेरिमेंट रन करके एक चीज निकाली कि अगर आपके सैंपल का मीन और आपकी पॉपुलेशन का मीन एक जितना है तो आपका सैंपल विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब वो मीन सेम हो, उसके लिए सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए, मीन मीडियन मोड हमने वो पढ़ा था जो क्लास में, वो वाला मीन है ये, तो वो मीन सेम हो, उसके लिए कितना बड़ा सैंपल ले, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, उसके हिसाब से सैंपल सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के और भी चीजें होती हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, हमने क्लास में डिस्कस करा था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी समेशन, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे वो निकालते हैं कि इतना बड़ा सैंपल होना चाहिए दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसमें होता क्या है कि आपकी पॉपुलेशन अगर बढ़ती जाएगी, अगर आपकी पॉपुलेशन 5 से 50,000 हो गई, 5,000 से 50,000 होगी, यानी कि 10 गुना बढ़ गई, तो आप सोचोगे मैं सैंपल भी 500 से 5,000 कर दूं, लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिकल में ऐसा नहीं होता, सुनो, वो नॉन स्टैटिस्टिकल में होता है कि आप सोचोगे भाई सैंपल भी तो बढ़ा दूं मैं थोड़ा, कि 50,000 का मैं 5,000 तो लूं। स्टैटिस्टिकल में आप पॉपुलेशन के हिसाब से सैंपल बढ़ाते हो, नॉन स्टैटिस्टिकल में ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं कि भैया पॉपुलेशन के आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से तो बढ़ रहे हैं, आप खरीद तो वही रहे हो, आपका काम है क्या खरीदने का, मान लो कोई भी आपका काम है फोन खरीदने का, आप फोन खरीद के बेचते हो, आप पहले 100 फोन खरीद रहे थे, अब आप 1000 खरीद रहे हो, इनवॉइसेस उतने ही अमाउंट की आ रही है, बस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए, तो आपको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा बढ़ा लो। अब वो थोड़ा कितना होता है, वो होता है मीन के हिसाब से निकालते हो कि भैया थोड़े से और नंबर बढ़ाएंगे तो 500 की जगह आप 1000 कर, 5000 करने की जरूरत है, सही है। वो सिस्टम निकाल के देता है, उस सिस्टम में होता है कि जितनी आपकी पॉपुलेशन बढ़ी उसके प्रोपोर्शनेटली आपका सैंपल नहीं बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बात समझ में आई, कोई और दिक्कत परेशानी यहाँ तक? आओ एक बारी पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक। होता इसमें भी रैंडमाइजेशन ही है कि अब जब आपने निकाल लिया कि भैया 1000 सैंपल लेने हैं, तो वो 1000 सैंपल आपने निकाल लिया कि 1000 सैंपल लेने हैं, तो वो 1000 सैंपल कौन से लेने हैं, उसमें एक एलिमेंट ऑफ रैंडमाइजेशन रखा जाता है कि भैया कुछ भी सिलेक्ट हो जाए ताकि इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था ना कि अगर रैंडम सैंपल है तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो इसकी हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जादू वाली, कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक आज तक हमने क्या देखा बॉलीवुड में, जादू का कंप्यूटर, मोर साइंटिफिक। वो क्या करता था, अलग अलग तरह की कैलकुलेशन करता था और ओम ओम की आवाज निकालता था, मैथमेटिकल लॉज, और इतने सारे प्लैनेट्स में से उसने जादू को सिलेक्ट किया विदाउट एनी पर्सनल बायस। अगर बायस होते तो जादू थोड़ी आता, लाइट वाला एलियन कोई अच्छा सा आता, ठीक है। हाँ तो सैम्पलिंग, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक होती है, काम करती है मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा यूज की जाती है और विदाउट एनी पर्सनल बायस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो एक बार इसको पढ़ें, मोर साइंटिफिक इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, में बहुत काम आती है हमें कि कितना बड़ा सैंपल साइज होना चाहिए। रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन है, कहाँ काम आते हैं, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स होती है, कि आप फोन ही खरीदे जा रहे हो, पहले आप 10,000 खरीदते थे, अब आप 50,000 खरीदते हो, सिमिलर आइटम है, लार्ज नंबर हो गया, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ज्यादा काम आती है, यहाँ पर कोई पर्सनल बायस नहीं होता, इसीलिए ये मोर रिलायबल होती है और लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में रिकमेंडेड होती है। बात समझ में आई, कोई और दिक्कत परेशानी? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। एक बारी देखो जो नीचे मैंने लिख रखा है उनको पढ़ो एक बारी। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया जादू के सामने हमने 4 पॉइंट लिख रखे थे, इधर हमने 4-5 पॉइंट लिख रखे हैं, आपको इतने ही याद करने, 4-5 पॉइंट ही लिख के आने, 4 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, उतने में आपका हो जाएगा। लेकिन सेंटेंसेस पूरे पूरे बना के आना, सिर्फ उतना मत लिख देना मैथमेटिकल लॉज या फिर जादू, जादू तो बिल्कुल नहीं लिखना। क्या होती है नॉन स्टैटिस्टिकल, नीदर ऑब्जेक्टिव नॉर साइंटिफिक, ठीक है। रिस्क ऑफ पर्सनल बायस होता है, यहाँ पे तो सब कुछ ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है, विद हिज एक्सपीरियंस वो इवैल्यूएट करता है एक्यूरेटली, सिंपल टू ऑपरेट होती है और सैंपल में नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव, इसका एक रिस्क रहता है। देखो अब पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के हिसाब से होता है, उसमें एक अटेम्प्ट किया जाता है टू अवॉइड एस्टैब्लिशिंग अ पैटर्न,
ताकि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर क्या करता है, हर चौथे महीने का सैंपल लेता है कि जनवरी, अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से हर चौथे महीने का सैंपल ले लिया। दूसरी बारी में फरवरी, फिर चौथा महीना, फिर चौथा महीना। तो क्लाइंट को पता लग जाएगा कि भैया इस बार अब कौन से महीने का सैंपल लेने वाला है, तो क्लाइंट उस महीने में छोड़ के बाकी सब में गड़बड़ करेगा। इसीलिए बोलता है कि नॉन स्टैटिस्टिकल में ऑडिटर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन करने की कोशिश करता है कि अगली बार फिर जनवरी ले लिया कि धप्पा। सही है। कॉमन प्रैक्टिस टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ ईयर, ताकि उसकी कट ऑफ भी देख सके वो कि भैया सही जगह करी है कि नहीं, और आखिरी में ही ज्यादा दिक्कतें मिलती है। इसलिए ऑडिटर्स कॉमनली लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस आर प्रोन टू हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। ये बोलता है कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये साइंटिफिक भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। दूसरा, डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अश्योर्ड और रिस्क ऑफ पर्सनल बायस इसमें रहता ही रहता है। क्लोजनेस ऑफ द क्वालिटीज प्रोजेक्टेड बाय द सैंपल विद दैट ऑफ द होल पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेजर। हम ये मेजर नहीं कर सकते कि जो सैंपल लिया है वो कितना क्लोज है पॉपुलेशन के, कितना रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को। हाउएवर ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस के साथ एनफ एक्यूरेसी के साथ इवैल्यूएट कर सकता है, क्योंकि वो करता ही आ रहा है, उसका रोज का काम है ये। ठीक है। दिस मेथड इज सिंपल टू ऑपरेट बट समटाइम्स सैंपल में नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बात समझ में आई? वीडियो वाले बच्चों को बात समझ में आई? बता देना कमेंट में इनको कि चैप्टर मुश्किल है क्या नहीं, इनको मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा। 3 डिसएडवांटेजेस हैं, हाउएवर के बाद एडवांटेजेस हैं। मतलब हाउएवर के बाद सिंपल कंक्लूजन बता रहा है तुमको कि भैया ऑडिटर क्या करता है, एक्यूरेटली एनफ कर सकता है। तो इसको लिख लो, चाहे तो हाईलाइट कर लो कि 3 ये जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं, और हाउएवर के बाद वो सीधा अपनी बात को कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूजन लिख लो उसको। वो तुमसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं पूछेगा, वो एक तो ये बोल देगा कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती क्या है और क्यों क्रिटिसाइज की जाती है वो बता दो। तो तुम यही लिख के आना तुम्हें सेम। बढ़े आगे। सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। In most of the circumstances, evidence available is not conclusive and the auditors always takes a calculated risk in giving the opinion. फिर अगली लाइन बोलता है even by undertaking 100% of the checking, auditor does not derive absolute satisfaction, कि 100% चेकिंग करने के बाद भी उसको पूरी तसल्ली तो मिलती नहीं है। इसीलिए जो सेंसिबल ऑडिटर होते हैं, प्रैग्मेटिक ऑडिटर होते हैं, वो स्टेटिस्टिकल थ्योरी के हिसाब से सैम्पलिंग का यूज करते हैं ताकि उनको नेसेसरी सेटिस्फैक्शन मिल सके। बात समझ में आई? नीचे रेड लाइंस में, it is a mathematical truth that the sample, if picked purely on a random basis, would reveal the features and characteristics of population. सही है? Sampling is used as a part of test of control. अगर test of controls अच्छे होंगे तो सैंपल बड़ा होगा कि छोटा, और बेकार होंगे तो देखो डब्बों में वही लिखा हुआ है, if the internal control is satisfactory, smaller sample can give auditor the necessary reliability. On the other hand, in certain cases, if controls are slack or not properly implemented, larger sample चाहिए होगा satisfactory results के लिए। सही है? आ गया रेड लाइंस पे, अगले पेज पे। However, sample size is not a valid criteria to distinguish between statistical and non-statistical approaches. कि सीए साहब कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल में होता क्या है कि सैंपल की पॉपुलेशन के हिसाब से साइज नहीं बढ़ता ना, तो हम भी नहीं बढ़ाएंगे, हम भी 1000 ही ले लेंगे, तो वो स्टैटिस्टिकल हो जाएगी क्या? नहीं, वो तो नॉन स्टैटिस्टिकल ही रहेगी, क्योंकि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेगा। सही है? किस चीज पे एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, नंबर ऑफ साइज ऑफ सैंपल डिपेंड करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो ज्यादा सैंपल, इंटरनल कंट्रोल बेकार होंगे तो ज्यादा सैंपल, रिलायबिलिटी अच्छी होगी तो कम सैंपल, टॉलरेबल एरर रेंज हमारी ज्यादा होगी तो। बताओ मैडम। और फिर अगर हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा तो ज्यादा सैंपल। इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। सही है? एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, कि सैंपल साइज जो है वो डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर डिफेंसिबल। कि कल मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि मेरे सीनियर ने एक सैंपल लिया अच्छा खासा, उसको कुछ गलती नहीं मिली, तो मेरे पार्टनर ने आगे उसको क्या किया कि तूने सैंपल ही खुद्दू लिया होगा, तू है याद में खुद्दू, तू ढंग से सैंपल नहीं लेता है। तो वो डिफेंड नहीं कर सकता कि मैंने किस बेसिस पे सैंपल लिया, क्योंकि उसने तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिया था। लेकिन यहाँ पर तो आप बोल सकते कि ये सॉफ्टवेयर से निकाला मैंने, मेरे को कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर ही नकली है या इसमें कुछ गलती है ही नहीं।
तो इट इज मोर डिफेंसिबल, सही है। एक दिस मेथड प्रोवाइड्स अ मींस ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रिसीजन। इसमें वो बता देता है कि भैया इतना तो सैंपल आप लो ही लो ताकि आपकी पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव बने। इस मेथड में आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो कि भैया इस हिसाब से हमने सैंपल निकाला है और इसमें इतना रिस्क है, सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए, सही है। क्योंकि थोड़ा तो रिस्क हम लेते ही हैं। कैसे? हाँ, सैंपल ले रहे हैं तो रिस्क तो हम ले ही रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ पर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो कैलकुलेशंस के हिसाब से। इट मे प्रोवाइड अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द लार्ज मास डेटा देन कंप्लीट एग्जामिनेशन, कि इससे हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, हम ज़्यादा डिटेल में अच्छे से चेकिंग कर पाएंगे कुछ डेटा की कंप्लीट करने के बजाय। कंप्लीट करने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी करेंगे या फिर कुछ मिस कर देंगे। इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, सही है, सब लोग इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary or will provide satisfactory information। यार इस वाले पॉइंट को ना हाईलाइट कर लो, ये अलग से भी पूछ लेगा तुमसे तो कुछ भरोसा नहीं उसका। हाँ, ये शुड नॉट अटेम्प्ट टू यूज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, लास्ट की 3-4 लाइनें जो है, लास्ट वाला पैराग्राफ इस पेज पे, अंडर सम सर्कमस्टांसेस वाला कर लिया। इसमें बोलता है कि ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग वहां नहीं यूज करनी चाहिए जहां पर किसी और तरीके से उसको ज्यादा अच्छी सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। क्या तरीके हैं? फॉर इंस्टेंस लीगल रिक्वायरमेंट के केस में वो 100% चेकिंग कर ले, ठीक है, या फिर स्टाफ को नॉलेज ही नहीं है सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में, तो उसको वहां पर सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आई? घर पे तुम मेरे लेक्चर के बाद जाके पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये लेक्चर्स मैं इसीलिए ले रहा हूँ, और ये पढ़ लेना, लेक्चर्स के बाद जाके याद कर लेना। सिर्फ लेक्चर सुन के और ऐसा नहीं होता कि आ गया, आपको पढ़ना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए। भैया पेपर भी लिखाएं तुम्हारे नाम से। तो 10 साल तक इंटर में रहने का प्लान है सर आपका? उसको शार्क टैंक भी नहीं पता था, तो तू न्यूरल लिंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। बता बता। ब्रेन में चिप इंस्टॉल हुई थी, उससे करना। जो मैडम आपने, हाँ नहीं, काले जादू से डालेगा। पढ़े आगे। सही है, तो बढ़िया हो जाएगा, उसमें याद भी करने की जरूरत नहीं, फिर कुछ साइंटिफिक काम है ढंग का, ये मेमोराइजिंग काम बंद हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ पर वीडियो चल रही है तो मैं बोल नहीं रहा। बोल तो सही। नहीं, हाँ तो मेरे को ही काटना पड़ेगा वो बैठ के कि मैंने कहा क्या बोला। चुप रहे। देखो आगे पढ़ो, चलो। क्या पढ़ाएं आप? सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस में क्या है, सब कुछ तो ब्लू का रखा है। मतलब ये तो सारे देखो, सैम्पल डिज़ाइन से लेकर करेगा, फिर साइज, फिर सिलेक्शन, ऑडिट प्रोसीजर, ये सारी अलग अलग हेडिंग है ही ना। आगे सैम्पल डिज़ाइन पे आओ। सैम्पल डिज़ाइन करते टाइम वो 3 चीज़ों का ध्यान रखेगा कि पर्पज़ उसका अचीव हो रहा हो, जो भी उसको चाहिए उस तरह के प्रोसीजर्स लगाए वो। नेचर, कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस सोट एंड पॉसिबल डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। कंडीशंस, और 1 मिनट रुक जाओ, इसमें मैंने कुछ लिखवाया होगा, तुम्हें लिखा हुआ मुकुंद कुछ? सैंपल में पर्पस अचीव होना चाहिए, बोले तो कि सही तरह से सैंपल सेलेक्ट करे ताकि जो भी वो चेक करना चाहता था, कि अगर वो कंप्लीटनेस चेक करना चाहता था, वैल्यूएशन चेक करना चाहता था, उसके हिसाब से वो अपना पर्पस अचीव कर पाए। दूसरा नेचर, कि किस तरह की डेविएशंस आ सकती हैं, कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस सोट एंड पॉसिबल डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट कंडीशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स relating to that audit. Evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation and what population to use for sampling. उसको पता चले कि भैया क्या एक डेविएशन क्या होती है, यानी कि इसमें गलती मिलेगी तो किस तरह की गलती होगी, और पॉपुलेशन उसको क्या यूज करनी है। एंड लास्ट इज
कंप्लीटनेस, ऑब्टेन एविडेंस दैट द पॉपुलेशन इज कंप्लीट। उसको एक एविडेंस ये भी ले लेना चाहिए कि जो पॉपुलेशन पे वो टेस्टिंग कर रहा है वो कंप्लीट है या नहीं। ऑडिटर को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक डेविएशन या एक मिसस्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए टेस्ट ऑफ डिटेल्स रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस सच एज कंफर्मेशन पेमेंट मेड बाय कस्टमर बिफोर कंफर्मेशन डेट, वो बोल रहा है कि एक कस्टमर है, हमने कहा मैनेजमेंट से कि हमें कंफर्मेशन चाहिए, उसने कंफर्मेशन, हमने उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं भेजा, तो क्या ये एक मिसस्टेटमेंट है? अगर उसका जवाब आया ही नहीं, ऑडिटर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ट्राई करेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, 4 दिन बाद उसका चेक ही आ जाता है कि भैया लो अपने पैसे, तो ये एक मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑडिटर को पता होना चाहिए कि क्या मिस स्टेटमेंट है और क्या मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये चीजें बता रहा है वो, ठीक है। आगे बढ़े, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में ऑडिटर एक असेसमेंट करता है कि भैया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है, कि कितनी चीजें अलग होने वाली हैं, और उसके हिसाब से एक ऑडिट सैंपल डिसाइड करता है, उसके हिसाब से सैंपल साइज डिसाइड करता है। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, यानी कि कंट्रोल्स अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे होंगे, तो सैंपल साइज कैसा होगा? बड़ा होगा। अगर इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज अनएक्सेप्टेबली हाई, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन इज अनएक्सेप्टेबली हाई। बताओ मैडम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में? मतलब जो जो हमने सोचा था और जो हुआ है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो चेक करना कि कैसे मतलब इफेक्टिव है। कंट्रोल क्या होते हैं? जो कंपनी लगाती है। एग्जाम्पल दो, बताओ। जैसे कि वो आने के लिए सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो। कंपनी कोई भी एक कंट्रोल लगाएगी, फॉर एग्जांपल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, या फिर पेमेंट पे कंट्रोल लगाएगी, भैया एक बंदा पेमेंट डालेगा, दूसरा उसको ऑथराइज करेगा, तब जाके पेमेंट होगी। एक बंदा पेमेंट करेगा, दूसरा रिकॉर्ड करेगा। कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपका डेटा सही रिकॉर्ड हो। बात समझ में आई? अब वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल्स आपने लगाए, लेकिन आपके कंट्रोल एकदम फालतू, बंदा कुछ भी कर रहा है, खुद ही पेमेंट कर रहा है, खुद ही अप्रूव कर दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर डेटा गलत होने का चांस ज्यादा है। उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है कंट्रोल्स की, एंटिटी की, तब उसको समझ में आता है कि भैया ये कंट्रोल बढ़िया है या बेकार है, ठीक है। अब उसको लगता है कि कंट्रोल एकदम ही बेकार है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा आने वाला है, तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता ही नहीं। वो कहता है लाओ अपनी सीधा इनवॉइसेस दिखाओ, मैं उसके हिसाब से देख लूँ कि क्या डेटा तुमने रिकॉर्ड कर रखा। बात समझ में आई? इसीलिए जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा होता है तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करता ही नहीं। अब ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका, इसको मार्क कर लो। टेस्ट ऑफ डिटेल करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि हम ये देखें कि जहां पर कंट्रोल अच्छे हैं वहां पर सैंपल कम यूज कर लें, लेकिन यहाँ पर तो उसको पता है कि कंट्रोल बहुत बेकार है, तो वो कहता है कि मैं सीधा डिटेल्स ही चेक कर लूँ और टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब क्या होता है? द ऑडिटर मेक्स एन असेसमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ द एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज हाई 100% एग्जामिनेशन ऑफ और यूज अ लार्ज सैंपल। या तो वो 100% एग्जामिनेशन कर ले अगर डेविएशन रेट ऑफ डेविएशन हाई आने वाला है तो, या फिर वो लार्ज सैंपल यूज करे, ठीक है। अब आते हैं तरीके सैंपलिंग के, ये भी बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। आप एक चीज ध्यान से सुनते जाना, जहां दिक्कत आए मुझे बता देना। एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है एक बड़ी पॉपुलेशन को छोटे छोटे स्ट्रैटाज में बांट देना, जैसे कि आपकी इस टेबल में बांट रखा है कि 525 से 1000 रुपए, 1000 से 10 1 लाख रुपए, इसको हमने छोटी छोटी पॉपुलेशंस में बांट दिया अमाउंट के हिसाब से, इसको हमने बोला मॉनेटरी स्ट्रैटिफिकेशन। या फिर हम उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांट देंगे, भैया डेटर मोर देन 3 ईयर वाले इतने हैं, 1 से 3 ईयर वाले इतने नंबर ऑफ इनवॉइसेस है, उसमें से इतने सैंपल ले लिए। हम पॉपुलेशन को बांट रहे हैं ईदर ऑन मॉनेटरी बेसिस, ईदर ऑन कैरेक्टरिस्टिक बेसिस, किसी भी बेसिस पे, ठीक है। इससे क्या होता है? ऑडिट एफिशिएंसी में भी इंप्रूव्ड अगर ऑडिटर उसको डिवाइड करता है इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन में। इससे होगा क्या? रिड्यूस हो जाएगी वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम। एक तो आप सिलेक्ट कर रहे हो कि 525 से लेकर और 1 करोड़ तक के अमाउंट के बीच में सैंपल, और एक आप सिलेक्ट कर रहे हो 525 से 1000 तक के बीच में सैंपल। तो
वेरिएबिलिटी कहाँ रिड्यूस होगी? वेरिएबिलिटी मतलब यहाँ भी इसकी जगह ये दे दो। 500 वेरिएबिलिटी मतलब कितना वेरायंस है वेरिएशन में, कितनी वैरायटी है। तो वैरायटी किस में कम है? इसमें स्टार्टर में छोटे वाले में। वैरायटी कम होने से क्या होगा? हम वैरायटी कम क्यों करना चाहते हैं? ताकि हमें हर एक में से हाँ, ताकि हर एक में से सैंपल ले ले और रिप्रेजेंटेटिव बन जाए सैंपल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये कह रहा है स्ट्रैटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव ही है हम वेरिएबिलिटी रिड्यूस कर सकें विद इन ईच स्ट्रैटम। यूजुअली वो बोलते हैं कि ऑफन मॉनेटरी वैल्यू से हम स्ट्रैटिफाई करते हैं, जैसे 525 से 1000 रुपये, 1000 से 1 लाख रुपए। ठीक है, सिमिलरली अ पॉपुलेशन में बी स्ट्रैटिफाइड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिकेट अ हायर रिस्क। जैसे कि हमने डेटर्स में करा कि भैया 3 साल से ज्यादा के डेटर्स, उसमें हायर रिस्क है। सही है। द रिजल्ट ऑफ सैंपल आर देन प्रोजेक्टेड टू द रिस्पेक्टिव स्ट्रैटम, यानी कि हमने जो भी सैंपल लिया, ऊपर देखो टेबल में हमने 4 सैंपल लिए 5 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन के बीच में। उस 4 सैंपल पे हमारा जो भी कंक्लूजन निकलेगा, हम कहेंगे कि इस वाले स्ट्रैटम में ये पॉपुलेशन है, इतनी परसेंटेज ऑफ मिसस्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? तो रिजल्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन जो स्ट्रैटा की है, उस स्ट्रैटम पे हम कंक्लूड कर देते हैं, उस स्ट्रैटम पे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। फिर हर एक स्ट्रैटा के लिए हमने अलग अलग प्रोजेक्शन निकाल ली कि भैया इसमें इतनी मिसस्टेटमेंट, इतनी मिसस्टेटमेंट, फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे। प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑफ ईच स्ट्रैटम विल बी कंबाइंड टुगेदर टू कंसीडर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ मिसस्टेटमेंट। अगले पेज पे बात समझ में आ रही है यहां तक? अगला है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इसमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, एक बिल्कुल सही, एक गलत, एक सही, एक गलत, एक सही, तो फिर कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? परसेंटेज वाइज निकालते हैं, परसेंटेज वाइज कि भैया इसमें 10% का मिसस्टेटमेंट है, इसमें 90% का, और फिर उन परसेंटेज को क्लब कर देते हैं। सही है। अगला है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इसमें देखो इसने क्या करा, स्ट्रैटम में डिवाइड नहीं करा, इसमें इसने वैल्यू के हिसाब से डिवाइड करा कि मतलब प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। एक तो कि ईयरफोन्स इतने, मोबाइल फोन इतने, प्रिंटर इतने, उसका अमाउंट इतना। अब इनके वेट्स निकालिए 2%, 7%, कि जो मोबाइल फोन है वो 36% को कंक्लूड मतलब कंसिस्ट करता है हमारी टोटल सेल्स का। और अगर वो 36% इंक्लूड करता है तो हमने 36 सैंपल ले लिया, अगर हमें 100 सैंपल लेने थे तो ये नंबर ऑफ सैंपल वैल्यू के हिसाब से ले ली। वही अगर ईयरफोन्स की वैल्यू ज्यादा होती तो हम उसमें ज्यादा सैंपल ले लेते। बात समझ में आई? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। When performing test of details, it may be efficient to identify the sampling unit as individual monetary unit that make up the population. Having selected the specific monetary units from within the population, for example, the accounts receivable balance, the auditor may then examine the particular item, for example, individual balances that contain those monetary units. इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनो, कंफ्यूजिंग सी लाइन है लेकिन है बहुत ईजी, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लिख रखी है इन्होंने। वो बोल रहा है कि जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं, इट इज एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट दैट मेकअप द पॉपुलेशन। हमें डेटर्स देखने, ठीक है, या फिर हमें ईयरफोन्स सेल करे वो देखने, तो हमने एक मॉनेटरी यूनिट क्या होगी, एक इंडिविजुअल यूनिट क्या होगी, उसमें एक इनवॉइस, सेल्स का इनवॉइस या डेटर का इनवॉइस। ठीक है, सेल्स का इनवॉइस इज अ इंडिविजुअल सैम्पलिंग यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट, वो ही एक मॉनेटरी यूनिट भी है क्योंकि उसी में तो अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात लिखी हुई है, इट मे बी एफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग यूनिट एज इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट दैट मेकअप द पॉपुलेशन। हमने जब मॉनेटरी यूनिट सिलेक्ट कर ली पॉपुलेशन में से तो हम उनको चेक कर लेंगे, सीधी सी बात है, चेक की करेंगे, इसलिए हम सैंपल ले रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि एफर्ट जो है दैट इज डायरेक्टेड टू द लार्ज वैल्यू आइटम, क्योंकि स्मॉलर सैंपल साइज हो जाता है। लार्ज वैल्यू आइटम्स में ज्यादा बड़ा सैंपल होता है और छोटी वैल्यू में छोटा सैंपल साइज हो जाता है। सही है, इसीलिए हमारा एफर्ट सही जगह लगता है। दिस अप्रोच में बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन एंड इज मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सिलेक्टिंग आइटम्स यूजिंग रैंडम सिलेक्शन। कह रहा है कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ईयरफोन्स या मोबाइल फोन्स में से 36 सैंपल लेने हैं, अब वो 36 सैंपल हम रैंडम बेसिस पे ले लेंगे तो वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। सही है। एंड in value weighted selection, sample size, its selection and evaluation will result in a conclusion in monetary amounts। जो भी हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो मॉनेटरी अमाउंट्स में निकलेगा, क्योंकि हर एक इनवॉइस पे पैसे लिखे ही हुए हैं, तो हम बता देंगे कि इतने अमाउंट की गड़बड़ी है तुम्हारे यहाँ। सही है, सर स्टैटिस्टिकल का पार्ट है हाँ, दोनों
हाँ, सब कुछ स्टैटिस्टिकल का ही पार्ट है। नॉन स्टैटिस्टिकल में तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी लेता है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लगा रहा है, ये सब स्टैटिस्टिकल का पार्ट है। आगे पढ़ो, सैम्पलिंग साइज बोलता है ऑडिटर को एक सैंपल साइज डिटरमाइन करना चाहिए जिससे कि उसका सैम्पलिंग रिस्क जो है, सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? जो स्टेटमेंट थी पर उसमें नहीं आया, सैंपल में नहीं आया। इंग्लिश में कैसे लिखोगे मैडम? सैंपल इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, आपका सैम्पलिंग रिस्क एक एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस हो जाए। लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अफेक्ट्स द सैंपल साइज। अगर वो कम रिस्क एक्सेप्ट करना चाहता है तो सैंपल साइज ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो उससे अफेक्ट होता है। लोअर द रिस्क ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, ग्रेटर द सैंपल साइज विल बी। द सैंपल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टैटिस्टिकल बेस्ड फॉर्मूला या फिर प्रोफेशनल जजमेंट। ये सब तो हमने पढ़ ही लिया। एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज। इसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, डज साइज मैटर? तो उसमें देखो नीचे उसी पे आ जाओ, मेमोरी टेक्निक पे। अगर रिस्क ज्यादा होगा, उसको लगता है कि रिस्क ज्यादा है, तो सैंपल साइज ज्यादा लेगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस उसकी ज्यादा है तो ज्यादा लेगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो ज्यादा लेगा। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो कम लेगा। एंड सैम्पलिंग यूनिट क्या है? Therefore, negligible effect on sample size due to increase in number of sampling units. हाँ, सेम नहीं है। ऊपर देख, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए है, 206 पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, ठीक है, और 207 पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए। बातें सेम सी हैं। और ये फिर पढ़ाऊँ मैं तुम्हें पूरा पेज? ये तुम्हें समझ में आ गया ना? ठीक है, अगले पेज पे आ जाओ फिर से। हाँ पढ़ ले, पढ़ के देख एक दो लाइन। सैंपल साइज विल डिक्रीज, सैंपल साइज विल इंक्रीज, ये लिखा ना? सही है, आगे बढ़े। फिर अगले पेज पे आ जाओ। डज साइज मैटर? किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? डिजायर पे, एक्सपेक्टेशन पे, टॉलरेबल लेवल पे, अदर प्रोसीजर्स पे। ठीक है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा तो सैंपल ज़्यादा। डिजायर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लेगा। एक्सपेक्टेशन में स्टेटमेंट की फिर ज़्यादा लेंगे। टॉलरेबल में स्टेटमेंट की उसका टॉलरेबल में स्टेटमेंट ज़्यादा है तो कम सैंपल लेंगे। और अदर प्रोसीजर्स पे डिपेंड करता है कि उसको क्या मिला। सही है। फिर आ जाओ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर टेस्टिंग। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स पढ़ते हैं एक बारी। ठीक है, सैंपल सिलेक्शन मेथड में सबसे पहला है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कि रैंडम नंबर टेबल्स यूज करते हैं या फिर पर्ची डाल लेते हैं ड्रम में, उसमें से उठा लेते हैं। ये हाँ, ये होता है रैंडम नंबर। रैंडम नंबर मैंने आपको सिखा भी दिया था कि कैसे करा जाता है एक्चुअल में, कि हमने 3 के, यानी कि हमारी पॉपुलेशन अगर 999 तक की है तो उसमें कितने डिजिट्स आए? 3 डिजिट्स आए। तो हमने कोई भी एक रैंडम नंबर उठाया यहाँ से 27993 वाला, इसके पहले 3 डिजिट्स 279, फिर अगले 3 डिजिट्स 930। इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे कि 279 सैंपल हो गया, 930 सैंपल हो गया, फिर 495 495 सैंपल हो गया, 266 सैंपल हो गया। इस तरह से हम सैंपल लेते हैं रैंडम नंबर टेबल से। देखो इसमें क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, बायस नहीं आती, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल होता है। आजकल ये टेबल पर्ची प्रिंटेड नहीं आती तो वेरियस एप्लीकेशंस आ गई सेलफोन में कि रैंडम नंबर जनरेट कर देती है वो। रीजन ये कब यूज किया जाता है? जब सिमिलर सी यूनिट्स होती है, एक रीजनेबल सी रेंज के अंदर होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल 55,000 से 2,25,000 की पॉपुलेशन है तो उस पर हम कर लेंगे, लेकिन 525 से 10,50,000 की पॉपुलेशन पे नहीं करेंगे। उसको फिर हम स्ट्रैटम में डिवाइड करेंगे, फिर लगाएंगे। सही है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वही वाली बात है, स्ट्रैटाज में डिवाइड करेंगे, ईच स्ट्रैटा को एक सेपरेट पॉपुलेशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने डिवाइड करने हैं ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था। हर एक स्ट्रैटम में से रैंडम सैंपल चूज किया जाता है। हाईली डाइवर्सिफाई पॉपुलेशन होती है, उसको वेट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं कि भैया इस वाली पॉपुलेशन का ज्यादा वेटेज है, इसमें से हम ज्यादा लेना चाहते हैं। हाँ, तो वो भी स्ट्रैटिफाई के अंदर ही आता है। ठीक है,
स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कर तो हम इसमें भी रैंडम ही रहे, बस स्ट्रैटाज में डिवाइड करने के बाद। सही है। फिर इंटरवल सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। आओ एक बार नीचे टेबल्स पे आओ जो मैंने तुमको बना के दी थी एक्सेल वाली, आगे पेजेस पे। क्या होता है हैप्पीजार्ड सैम्पलिंग? कुछ भी कि मुकुंद गया मैडम से कह रहा मैडम आपके घर का नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? मैडम कह रही 8। कह रहा मैडम ये कैसा गाड़ी का नंबर है? कह रही जूते का नंबर है मेरा 8। तो कह रहा 8 ही ले लो, अब जो भी मिले प्रसाद समझ के। तो कुछ भी सैंपल सिलेक्ट कर रहा है कि मैडम के घर का नंबर है 236, तो 236 सैंपल ले लिया, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। गाड़ी का नंबर है 500, तो 500 ले लिया, 5000। हैप्पीजार्ड में क्या होता है कि हम कुछ भी सैंपल सिलेक्ट करते हैं, कोई लॉजिक, कुछ बेसिस नहीं होता। फिर मैडम ने जब जूते का नंबर बताया तो मुकुंद की होप्स टूट गई, वो चला गया वहां से। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त सब चले गए थे, मैडम बैठी थी। मुकुंद ने देखा मैडम बैठी है, फिर से ट्राई करते हैं। मैडम के चेहरे पे दिक्कत थी, परेशानी थी। मैडम को कह रहा है क्या हुआ मैडम? मैडम कह रही है यार 7 बज गए, ऑफिस में बॉस ने अब बोला है सैंपल सिलेक्ट करके भेजो, 150 सैंपल सिलेक्ट करने में कैसे करूंगी? 9 बज जाएंगे काम का, मेरे को आज जाना था। कह रहा मैं कर दूं आपके नाम के लिए। कह रहा सुनो तो, कह रहा मैं कर दूं आपके लिए, आप जाओ। मैडम चली गई। अब इसने क्या करा, 150 सैंपल एक लाइन से सिलेक्ट करके बॉस को भेज दिए। कह रहा वो तो हमारी जजमेंट पर डिपेंड करता, 1 मिनट का काम था सैंपल सिलेक्ट करना। अगले दिन बॉस आया, कह रहा मैं बताता तेरे को ऐसे सिलेक्ट करते हैं सैंपल। तो जब एक ही लाइन में हम सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब एक ही लाइन में हम सारे सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक सैंपलिंग। अब ये मेथड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सारी आइटम्स एक ही लाइन में सिलेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं ब्लॉक्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो 8, 9, 10, हमें 10 सैंपल सिलेक्ट करने थे, फिर 42, 43, 44 3 के हमने ब्लॉक्स बना लिए और रैंडमली हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिए 3 के ब्लॉक्स में। समझ में आ गई? ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। फिर एक है सिस्टमैटिक कि हाँ जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितना हमारा सैंपल साइज है, फॉर एग्जांपल 50 की पॉपुलेशन और 5 का सैंपल साइज है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 10 का इंटरवल आ गया, तो पहले 5 में से हम एक लेंगे, मान लो 3 ले लिया, फिर 3, फिर 13, फिर 23, इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से चलते जाएंगे। पहला आइटम रैंडम होता है, उसके बाद प्लस प्लस करते जाते हैं हम लोग। सही है? देखो आ जाओ पढ़ते हैं इंटरवल सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Systematic selection is a selection method which the number of sampling units in the population is divided by the sample size. वो देखो कि 5000 की पॉपुलेशन है, 100 सैंपल सिलेक्ट करने, तो 50 का इंटरवल आ गया। अब पहले 50 में से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और फिर उसमें 100 ऐड करते जाएंगे। हमने सिलेक्ट किया 33, तो अब 150 प्लस कितना इंटरवल आया था हमारा 50 का, तो 33 प्लस 50 83, फिर 83 प्लस 50 123। इस तरह से हम सैंपल सिलेक्ट करते जाएंगे। ऑल्दो द स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिटरमाइंड हैप्पीजार्डली, हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया 33 या फिर हम कुछ भी कर लेते और 42 26, डिटरमाइन दैट द स्टार्टिंग पॉइंट हैप्पीजार्डली डिटरमाइन होता है when using the systematic selection auditor would need to determine that the sampling units are not structured in a way कि इंटरवल एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाए, कि भाई उनको पता लग गया, मतलब एक पैटर्न बना रहा है कि हर 50th इनवॉइस पे यही चीज आ रही है। इन्होंने एक इसका एग्जांपल भी दिया था कि 2 अकाउंटेंट्स हैं, ए अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट बी, तो 1 महीने ए करता है, 1 महीने बी करता है, 1 महीने ए करता है, 1 महीने बी करता है अकाउंटिंग। तो ऑडिटर ने भी क्या करा, एक महीना छोड़ के सैंपल लेना शुरू किया, तो या तो वो ए की सिलेक्ट कर पाएगा या बी की सिलेक्ट कर पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है? Therefore, systematic sampling when chosen as a method should be carefully applied. हम एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट भी रख सकते हैं कि हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट रखा, कुछ सैंपल उसके हिसाब से सिस्टमैटिक ले लिए, फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट रख दिया, कुछ सैंपल उसके हिसाब से ले लिए। सही है? इससे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग क्या होती है? वैल्यू वेटेड सिलेक्शन होता है, मैंने ऊपर आपको दिखाई थी मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग। ठीक है? हैप्पीजार्ड सैंपलिंग विदाउट फॉलोइंग ए स्ट्रक्चर्ड टेक्निक, अवॉइड एनी कॉन्शियस बायस। ऑडिटर क्योंकि कोई स्ट्रक्चर टेक्निक यूज नहीं कर रहा है तो उसको कॉन्शियस बायस भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर वो अपनी पर्सनल जजमेंट लगाने लग जाए। सही है? इट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग।
haphazard sampling has not structured approach, does not involve judgment, does not even use random number table. Random number table भी यूज नहीं करता है, हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करते हैं. स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का तो पार्ट होना चाहिए, नॉट अप्रोप्रिएट. इसमें क्या स्टैटिस्टिक्स लगा रहा तू? रैंडम ही तो है सर, रैंडम नंबर्स ही तो है एक तरफ से. हाँ रैंडम ही है ना ये. रैंडम तो रैंडमाइजेशन इज अ फीचर ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. कुछ भी हम रैंडम कर रहे हैं उसको हम स्टैटिस्टिकल नहीं बोलते, वो सिर्फ एक फीचर है कि हमने पहले डिटरमाइन करा कि ये होना चाहिए, इतना सैंपल साइज होना चाहिए, फिर जितना सैंपल साइज होना चाहिए उसको रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं. रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करने को सैंपल नहीं, वो स्टैटिस्टिकल नहीं बोलते. बस अपनी मर्जी के नंबर और अपनी मर्जी के कोई भी. हाँ कोई वो नहीं साइंटिफिक. राइट. ब्लॉक सैम्पलिंग, हम ब्लॉक्स सेलेक्ट करते हैं ऑफ कंटीजियस आइटम्स. ब्लॉक सैम्पलिंग कैन नॉट बी ऑर्डिनरली यूज्ड क्योंकि मोस्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्ड होती है कि एक सीक्वेंस बना होता है उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक. जैसे कि परचेज की आइटम है तो सीक्वेंस कैसे बना होगा? अरे नहीं, मैं बताता हूँ सीक्वेंस कैसे बना होता है. कि यूजुअली क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी 4 चीज़ बेचती है, फॉर एग्जांपल लेज है, लेज के 4 फ्लेवर बेचती है, तो उन्होंने स्ट्रक्चर कर रखा था कि भैया पीले लेज की ये सेल हुई है, इस बारी में लाल लेज की ये सेल हुई है, एक के नीचे एक ऐसे लिख रखी होती है परचेज रजिस्टर में. अब अगर आप ब्लॉक सैम्पलिंग यूज कर लोगे तो आपके पास तो एक ही का सैंपल आएगा कि रेड लेज का या येलो लेज का. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ब्लॉक सैम्पलिंग ऐसे कहीं भी यूज नहीं की जा सकती क्योंकि मोस्टली एक स्ट्रक्चर्ड फुल होता है कि ईयरफोन्स की सेल एक लिस्ट में है, फिर मोबाइल फोन की सेल एक लिस्ट में है, तो एक स्ट्रक्चर तरीके से कंपनीज ने बनाई थी, इसलिए हम ब्लॉक सैम्पलिंग यूज नहीं करें. सही है. इट वुड रेयरली बी एन अप्रोप्रिएट सैम्पल सिलेक्शन टेक्निक. देखो मैडम क्या क्या बता रही है कि इट कैन नॉट ऑर्डिनरली बी यूज्ड. ठीक है, मोस्ट पॉपुलेशन स्ट्रक्चर होती है, रेयरली इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ सैम्पलिंग टेक्निक. और अगर क्लाइंट को आइडिया लग जाए कि भैया ब्लॉक कौन से वाला होने वाला है तो मिस स्टेटमेंट और डेविएशन इजीली ओवरलुक करी जा सकती है, वो खाली उनको टिक करेगा और बाकी को छोड़ देगा. सही है. There is a close similarity between this method and a non-statistical sampling. Consequently, it has similar characteristics, namely simplicity and economy. ये सिंपल भी है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क ऑफ बायस आ जाता है. सही है. चलो अब हमारे 2 पेज रह गए, 1 मिनट में पढ़ते हैं उसको. 2 पेज में से बहुत. चलो 1 मिनट. हाँ कर दे भाई, बंद कर देना तू. 24 से ज़्यादा भी बढ़ता है. वो क्या बोले तुझे, बोल तो रही हो. चलो चलो पढ़. देखो परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, वो बोलता है कि ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर वो परफॉर्म करनी चाहिए जो उसके पर्पस को मीट करे. अगर वो प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है उस आइटम पे तो वो रिप्लेसमेंट आइटम पे सिलेक्ट करे. ठीक है. और अगर वो प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा है तो ऑडिटर शैल ट्रीट दैट आइटम्स ऑन एज अ डेविएशन. एग्जाम्पल दे रखा है, कह रहा है एक उसने चेक सेलेक्ट करे कि भैया ये चेक्स की पेमेंट में चेक करूँगा. अब एक चेक कैंसिल था तो उसको एक रिप्लेसमेंट आइटम ढूंढनी चाहिए कि मैं किसी और का चेक कर लूँ. ठीक है, क्योंकि उस आइटम पे वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा. बात समझ में आई? सिंपल सी बात है. यही एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है, कैंसिल चेक सेलेक्ट कर दिया और क्योंकि वो चेक कैंसिल था तो वो उस पर पॉपुलेशन नहीं लगा पा रहा, तो एक वैलिड चेक जिसकी पेमेंट हो चुकी है उसको चेक कर ले उसकी जगह. अगर फिर एग्जांपल है अनेबल टू अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर का, कि अगर वो एक डेटर से कंफर्मेशन नहीं ले पा रहा है तो वो कैश बुक से वेरीफाई कर ले कि भैया पैसे आए कि नहीं आए, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा ले. सही है. ऑडिटर
कैश बुक चेक कर ले कि पैसे आए भी कि नहीं आए। अगर पैसे आए तो मतलब डेटर होगा ही, उसने उधार लिया होगा ही, या फिर जो गुड्स बाहर जाते हैं। हाँ, सामने आ सकते हैं एग्जाम। और क्या एग्जाम्पल थोड़ी आएंगे, एग्जाम्पल तो आपको खुद लिखने पड़ेंगे ना। है अलग से सेपरेट, जैसे ये वाला क्वेश्चन ये नहीं आ सकता। Nature and cause of deviation and misstatement. In analyzing the deviation and misstatement identified, auditor may observe that many may have a common feature. For example, type of transaction, local location, product line, period of time. He may decide to identify all item and extend procedures to those items in the population that possess it. देखो अनोमली क्या होता है? करोड़ों में, लाखों में। हाँ, करोड़ों में एक हो सकता है, लेकिन इसको पेपर में कैसे लिखोगे? आइटम दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, वो बोल रहा है कि जब हम डेविएशंस एनालाइज करते हैं, डेविएशन बोले तो जो हमें गलतियां मिली, ठीक है, जो हमने सोचा था उसके अलावा कुछ और हो गया, तो ऑडिटर उस पर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड करेगा। उनमें कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, और उसको फ्रॉड के बारे में भी पता लग सकता है, चाहे वो मतलब उसको फ्रॉड के बारे में पता लग सकता है, लेकिन उसको ये देख लेना चाहिए कि कहीं वो आइटम अनोमली तो नहीं। अनोमली मतलब एक गलती ऐसी जो हो जाती है, कभी कभार होगी, लेकिन दैट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने इसको आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बंदा कहीं एक दिन बाहर गया हुआ था, तो उसने सिर्फ उस दिन के उस पर साइन नहीं किया, लेकिन बाकी सब पे साइन करा हुआ, तो दैट इज एन अनोमली। ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर आप एक चीज को अनोमली मानना चाहते हो, ऑडिटर बोलना चाहता है कि भैया ये अनोमली है, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, तो उसको ये बोलने के लिए एक हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक अच्छा एविडेंस उसको ले लेना चाहिए कि भैया ये अनोमली है, ताकि वो प्रूव कर पाए। बात समझ में आई? He should obtain this degree of certainty by performing additional audit procedure that the deviation does not affect the remainder of the population. Anomaly का मतलब है a misstatement or deviation that is not representative of the misstatements or deviation in the population. ये अलग ही गलती है। बात समझ में आती है? चलते हैं आगे। Auditor is required to project misstatement for the population to obtain a broad view of scale of misstatement. ये बोल रहा है कि हमने पॉपुलेशन चेक करी, सैंपल चेक करा, हमें मिसस्टेटमेंट मिली 10%, तो उसका पर्पस क्या है कि हम ये देख सकें कि पूरी पॉपुलेशन में कितनी मिसस्टेटमेंट हो सकती है, वो प्रोजेक्ट कर पाएँ कि पूरी पॉपुलेशन में भी 10% के आसपास की मिसस्टेटमेंट रहेगी। जब एक मिसस्टेटमेंट अनोमली एस्टैब्लिश हो जाती है, उसको भी आपको करेक्ट करना पड़ता है। अगर आप नहीं करेक्ट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? For test of detail, the auditor shall project misstatement found in the sample to the population. For test of control, no explicit project or deviation is necessary since the sample deviation rate is also projected deviation rate for the population as a whole. वो बोल रहा है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब आप चेक करते हो, तो आपने निकाला वाउचर्स चेक करके कि भैया 10 वाउचर में गड़बड़ी, 10% में गड़बड़ी है, तो आप प्रोजेक्ट करते हो कि भैया पूरी पॉपुलेशन में 10% में गड़बड़ी होगी। लेकिन जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक करते हो, तो आप ऐसे चेक नहीं करते कि भैया 10 कंट्रोल खराब है, आप चेक करते हो कि भैया कंट्रोल्स इतने परसेंटेज काम कर रहे हैं, 70% ही काम कर रहे, 30% कंट्रोल छोड़े, तो वो पूरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए होता है, उस सैंपल के लिए नहीं। सही है, इतनी सी बात है। फिर वो बोल रहा है कि उसको उसने जो सैंपल लिया उसका रिजल्ट उसको इवैल्यूएट करना चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि जो सैंपल है उसने उसको रीजनेबल अश्योरेंस दे रही है, रीजनेबल बेसिस दे रही है कंक्लूजन का कि नहीं दे रही है। सही है, समझ में आ गया? इससे इजी था, याद कर लोगे। चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।